नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त वक्त है उत्तराखंड की खास खबरों के बुलेटिन उत्तराखंड का वोट युद्ध में। और उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद देहरादून पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा। सवाड़ में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। चमोली के बाद अल्मोड़ा भी पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष। शहीद उधम सिंह और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कई जिलों की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। तो जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड में कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे देहरादून जेपी नड्डा पहुंचेंगे। चमोली के बाद अल्मोड़ा भी जाने का उनका कार्यक्रम है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर ग्रुप की मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगे जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे पास सीधा उत्तराखंड से, संजय पुंडीर और रोहित। पहले रोहित का रुख करते हैं। रोहित, जेपी नड्डा का आज 2 दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उनके कार्यक्रम रखे गए। जी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह ही देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सुपुत्री के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे 2 बजे वो चमोली पहुंचेंगे और चमोली के सवाड़ में शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे अल्मोड़ा पहुंचेंगे। अल्मोड़ा में 3 जिलों की जो कोर ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है और उसमें उसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और तमाम जो संगठन के नेता हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन लोगों को गाइड करेंगे। आगे का रोड मैप क्या कुछ होने वाला है चुनाव को लेकर और क्या कुछ ब्लूप्रिंट चुनाव को लेकर नेताओं को तैयार करना है, इसको लेकर उनका मार्गदर्शन उत्तराखंड के सभी नेताओं को मिलेगा। और उसके बाद तमाम जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं और जो मंडल अध्यक्ष हैं और विधानसभा जो विस्तारक है, विधानसभा जो प्रभारी हैं, उन लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे आगामी 2022 के चुनाव को लेकर। और उसके बाद सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उधम सिंह नगर जाएंगे और उधम सिंह नगर में वो फिर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, विधानसभा विस्तारकों के साथ उनकी बैठक है। और उसके बाद कल यानी 16 नवंबर को रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो 2 दिवसीय शेड्यूल है, बहुत टाइट है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी ने एक तरह से शंखनाद कर दिया आगामी 2022 के चुनाव का। अब इसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी जनसभाएं जो है अब वो प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह भी अब आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी नवंबर माह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनावी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने बजा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर। बिल्कुल रोहित, संजय का रुख करते हैं जो कि हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, उत्तराखंड में गढ़वाल का भी दौरा है, साथ साथ कुमाऊं का भी है, तराई क्षेत्र में भी जेपी नड्डा जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, वो संगठन के लोगों से, पदाधिकारियों से बैठक करने वाले हैं जिसमें मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। तो क्या मैसेज इस वक्त उत्तराखंड की बीजेपी को जाने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? बिल्कुल रमन, दौरे को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा चुनाव से पहले बड़ा ही अहम दौरा है। 2022 की तैयारी में पूरे तैयार यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों तक पहुंचती है जो अपनी योजनाएं हैं जमीनी तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में इनका कुमाऊं दौरा है। साथ ही साथ जो जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पे है, इनका 2 दिवसीय दौरा है। सबसे पहले ये देहरादून पहुंचेंगे, वहां जो सांसद हैं हरिद्वार के रमेश पोखरियाल, उनकी सुपुत्री की शादी में शिरकत करेंगे। उसके बाद ये आज 11 बजे चमोली पहुंच जाएंगे, जहां शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहने वाले हैं, अन्य कई नेता रहेंगे। ऐसे में चुनाव से पहले जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता तक अपनी योजनाएं बता रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारी पूरी यहाँ दिखाई दे रही है। जी देखिए रोहित, आप देहरादून में मौजूद हैं, तो देहरादून में जो सत्ता है, जो पार्टी है, उसमें काफी बातचीत होती है, जो गलियारे हैं वहां पर काफी चर्चाएं होती हैं। तो कई ऐसे नेता होंगे जिनका फीडबैक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा, उनकी नाराजगी की बातें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएंगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जो है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिहाज से
बेहद महत्वपूर्ण है। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पर्वतीय राज्य हिमाचल से हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति से भली भांति परिचित हैं। तो 2 दिवसीय दौरे के दिन वो तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन सभी से मुलाकात करेंगे। क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा समय मिलेगा। दिन में पार्टी के कार्यक्रमों को करने के बाद संगठन के कार्यक्रम करेंगे। रात्रि में जो ये गोपनीय बातचीत होगी, नाराजगी को लेकर या फिर कोई मनमुटाव को लेकर, इन तमाम पहलुओं को सुलझाने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा होगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान है, उसका फीडबैक भी लेंगे। जनसंपर्क अभियान का भी फीडबैक लेंगे। तो कुल मिलाकर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम जो नाराजगी है, मनमुटाव है, इन तमाम पहलुओं को सुलझाने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। और 2022 के चुनाव में एकजुट होकर एक बार फिर से सत्ता में आने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और 60+ और युवा सीएम का जो नारा है, उसको साकार रूप देने के लिए जेपी नड्डा का पूरा प्रयास रहेगा। रोहित और संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। इगास पर्व के मौके पर तो इस वक्त जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा है और यहां पर 12 बजे चमोली के सवाड़ में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। चमोली के बाद अल्मोड़ा भी जाएंगे जेपी नड्डा। जिलों की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। जिला स्तर के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। 20 से 30 नवंबर को 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मंडल कार्य समितियों की बैठक है। 15 से 20 दिसंबर के मध्य विधानसभाओं में सम्मेलन। दिसंबर में घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगने के लिए रथ यात्रा। बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम इस वक्त आपको बता रहे हैं हम उत्तराखंड में। जनवरी 2022 तक हर महीने बूथ मजबूत करने की कोशिश। और अगली खबर का रुख करते हैं। इगास पर्व के मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और स्थानीय लोगों के साथ झोड़ा नृत्य किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सभी प्रदेशवासियों से अपनी संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने, अपने सभी लोक पर्व अपनत्व के साथ मनाने के साथ ही सभी को इगास पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। तो उत्तराखंड में इगास मनाई गई, धूमधाम से इगास और बग्वाल मनाई गई। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। दिवाली के बाद उत्तराखंड में इगास मनाई जाती है, लोक पर्व है उत्तराखंड का। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं झोड़ा नृत्य की। तो ये तस्वीरें सीधे उत्तराखंड से, जहां धूमधाम से इगास का पर्व मनाया गया। इगास का पर्व इस बार राजनीति से भी जुड़ गया। जब सरकार ने पहले छठ पर्व की छुट्टी दी, तो उसके बाद लगातार ये बात उठने लगी कि उत्तराखंड के जो लोक पर्व हैं उनको लेकर सरकार उदासीन क्यों है। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास की छुट्टी घोषित की और साथ ही साथ पूरा कैबिनेट इगास मनाता हुआ नजर आया। और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। अब उन्हें खिले पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जाँच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जाँच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। तो संजय, गणेश जोशी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं और जो बाकी पार्टी हैं वो भ्रम न पाले। कितने तैयार लग रही है गणेश जोशी और उनकी पार्टी इस वक्त? बिल्कुल
रमन, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों 2022 की चुनावी तैयारी में पूरी तरह दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रदेश भर में इन दिनों प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया है। 2 दिन पहले हरिद्वार में ये सम्मेलन था, तो रुड़की भी सम्मेलन किया गया। इसमें प्रबुद्ध लोगों को जोड़ा जाए। हालांकि किस तरह की तैयारी है, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं जनता तक बताया है, और 60+ का जो नारा है इनका, वो कहीं ना कहीं भाजपा दोबारा दोहरा रही है। इस बार भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि इस बार जो भाजपा है वो उत्तराखंड में 60 के पार रहने वाली है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपने बूथ को मजबूत करने में पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जनता के बीच पहुंचना बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जनता तक अपनी योजनाएं हैं वो बताई जा रही है और चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। जी रमन। हाँ संजय, हरिद्वार और रुड़की के जो दोनों क्षेत्र हैं वहां पर की जीत भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ कितना फोकस है पार्टियों का अपने प्रचार में और यहाँ पर जीत हासिल करने में? बिल्कुल रमन, 2022 की चुनावी तैयारी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी के इन दिनों जो योजनाएं हैं, जो अभियान है, अब कांग्रेस का घर घर भाजपा का जो नारा है, जो भाजपा के जो नारे हैं, जनसंपर्क अभियान है, तमाम जगह इन दिनों जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो कांग्रेस का मेरा गौरव मेरा अभियान चल रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि चुनावी जो रणनीति है वो पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। जी रमन। संजय बने रहिए आप हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव के पास आते ही राजनीतिक दलों को अन्नदाता का दर्द सताने लगता है। काशीपुर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब प्रदेश आम आदमी पार्टी ने सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं और किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी आज से 17 नवंबर तक उधम सिंह नगर में किसान महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। तो किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी महारैली कर रही है और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि तराई के इस क्षेत्र में अपनी जो जमीन है वो तलाश ले। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो रोहित, आम आदमी पार्टी की कोशिश पूरी यही है कि तराई का जो इलाका है जहां पर शायद किसान आंदोलन का कुछ असर देखने को मिले, वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन खोजी जाए। बिल्कुल साफ तौर पर रमन, अगर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी पिछले 2-3 साल में कुछ ज्यादा एक्टिव मोड में आई है। और जिस तरह से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों की सम्मान को लेकर, किसान यात्रा को लेकर जगह जगह आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकाली है, रोड शो किए हैं। और 2 बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी स्वयं वही हैं, आ चुके हैं और किसानों को लेकर तमाम बातें कर चुके हैं। तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि 11 सीटें हैं हरिद्वार में, लेकिन 11 सीटों पे कहीं ना कहीं अब भाजपा को लगता है कि कुछ कमी बेसी रह गई है, जिसको लेकर अब बीते 2 महीना पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आए थे तो 2 दिन तक उन्होंने हरिद्वार में प्रवास किया था, वो राजधानी देहरादून भी नहीं आए थे। तो साफ तौर पर तराई के इलाकों पर और जो मैदानी क्षेत्र हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है कि यहाँ पर कुछ सेधमारी की जाए और एक बार उत्तराखंड की राजनीति में अगर 1, 2 या 3 सीटें आती हैं तो आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सियासत में अस्तित्व में आ सकेगी। तो लगातार किसानों के कंधे पर ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार पुरजोर तरीके से किसानों के मुद्दों को उठा रही है ताकि राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिल सके। बिल्कुल रोहित, बने रहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बाजपुर पहुंची भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनाने की बात कही। विधानसभा चुनाव के पास आते ही बीजेपी का चुनावी मोड एक्टिव हो गया है और लगातार जनता से मुलाकात कर बूथ स्तर को मजबूत उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। तो नेहा जोशी पहुंची और उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनावी मोड एक्टिव है, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात की गई। कार्यकर्ताओं से कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आएगी उत्तराखंड में। तो नेहा जोशी जो पहुंची और उसके बाद उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से बात की, उनका उत्साह बढ़ा। जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किए हैं, उन सब
कामों को लेकर, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, चुनाव मोड में रहता है। तो जहां और पार्टियां आज शायद अपने अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई हैं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे है। हमारा परिवार, भाजपा परिवार, जो हमारा कैंपेन चल रहा है कई जगह, आज अभी मैं गदरपुर में थी, इससे पहले वहाँ पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया। तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। और हमें प्रदेश के 2022 के चुनावों की सियासत अब गरमाने लगी है। नेताओं के बयानों से सियासत गरमा रही है। अल्मोड़ा पहुंचे यशपाल आर्य ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन भाजपा नेता बहुगुणा ने साफ कर दिया कि 60 पार वाले भाजपा के लक्ष्य को पूरा नहीं होने देने वाले। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए अब भाजपा का 2020 में जाना तय है। तो नेताओं के बयान से उत्तराखंड की सियासत गरमा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कहा गया है कि भाजपा अगला जो चुनाव है उसमें पार नहीं पा पाएगी। 60 पार वाले भाजपा के लक्ष्य को पूरा नहीं होने देने वाले हैं। कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। मैं समझती हूँ शायद वो जो सोच वो कहते हैं कि भाई हम फलाने को मुख्यमंत्री चाहते हैं और फिर मंदिर में जाते कुछ और कहते हैं, तो बस उनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो उनके परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। कल आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है, या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है कि जो कथनी और करनी में आपका फर्क है वो दिखाई दे रहा है, और जो आपने कहा है वो कभी सफल नहीं होगा, न पूरा होगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका परिषद को गार्बेज फ्री घोषित इंडिया श्रेणी में शामिल किया गया है। बता दें कि भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गार्बेज फ्री इंडिया श्रेणी में हरिद्वार शिवालिक नगर पालिका का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए नगर पालिका के साथ पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। तो नगर पालिका को गार्बेज फ्री श्रेणी में सम्मानित किया गया है कि उनको ये सम्मान मिला है, गार्बेज फ्री किया है उन्होंने इस पूरे इलाके को। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है ये पूरा का पूरा इलाका। यह अवार्ड भी नगर पालिका का सवाल लेकर कर रही है। देखो, जो हमने प्रयास किया और जो मेहनत करी पूरी टीम नगर पालिका ने, वो अवार्ड मिलना उसी का परिचायक है। हमारी मेहनत को जो है राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, और जो केंद्र सरकार की एजेंसी थी उन्होंने हमें गार्बेज फ्री सिटी के रूप में चयनित किया। ये हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे जिले और पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। और अभी जो आपने जैसा बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन पहले हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आए थे, तो हमारी जो आंतरिक सड़कें जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनके लगभग 5.5 करोड़ के एस्टीमेट मैंने उनको दिए थे, और उन्होंने मंच से उसकी घोषणा की। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लालडांग में रवासा नदी पर चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध खनन होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जेसीबी और पोकलैंड से किए जा रहे खनन से सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी अवैध खनन परेशानी का सबब बना हुआ है। एक बड़ी प्रमुख नदी है रवासा नदी, और उस रवासा नदी के माध्यम से 15 से 20 गांव के बीच के किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाता है। आज उसमें जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से बड़ा ही ताबड़तोड़ तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहाँ के किसानों को सिंचाई के पानी की भी दिक्कत होगी, और वो उससे वहाँ किसानों की ज़मीन कटने का भी खतरा है। आने वाले समय वहाँ 2011 में भी एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 मासूम बच्चे उन अवैध खनन के गड्ढों में
उनकी डूबने से मौत हो गई थी, आज फिर वैसे ही गड्ढे में तैयार किए जा रहे हैं। हमारी आपत्ति इस पे है कि ये खनन किस तरीके से किया जा रहा है, ना तो वहाँ राजस्व प्राप्ति हो रही है पर राज्य सरकार को, और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा। हमारा कहना यह है कि खनन जो हो वो निगम के माध्यम से हो, जो हमारे यहाँ निगम व्यवस्था है, और उससे स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिले। ये अवैध खनन से स्थानीय लोगों के हकों पर भी हमला किया जा रहा है सरकार द्वारा। और जो मैंने स्थानीय विधायक वाली बात की है, इतना बड़ा काम दिन दहाड़े बिना किसी राजनीतिक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय पंडित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो संजय, ये अवैध खनन की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, और लगता है कि सरकार इस पर लगाम लगा पाने में नाकामयाब रह रही है। बिल्कुल रमन, अवैध खनन को लेकर लगातार स्थानीय लोग भी शिकायत करते हैं और विपक्ष तो लगातार हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद है उनके क्षेत्र में लगातार खनन किया जा रहा है। अब प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता। हालांकि कल हरिद्वार जिले के रुड़की में भी एक बड़ा हंगामा हुआ है, खनन माफियाओं द्वारा किसानों पर हमला किया गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लाख दावे किए जाते हैं कि अब अवैध खनन जो करते हैं, जो लोग लाखों रुपए कमाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्या अवैध खनन पर लगाम लगेगा या फिर यूं ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे। तमाम कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिले में दिन रात जो खनन करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार ये आरोप भी लगाया जाता है प्रशासन पर कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ये अवैध खनन का काला धंधा चलता है। जी रमन। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड का वोट युद्ध में इस वक्त सिर्फ इतना ही।